सरोकार। नमस्कार, मैं हूं संजय राजन। स्वागत है आपका वीकेंड चर्चा में। दोस्तों, मैं अपने इस खास कार्यक्रम में जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर सरकार की आंखें खोलने की कोशिश करता हूं। इन दिनों लगातार मैं स्वास्थ्य महकमे की जमीनी तस्वीर आपके सामने ला रहा हूं। स्वास्थ्य महकमे को लेकर आज का हमारा ये तीसरा एपिसोड है, जिसमें आज भी हम दिखाएंगे आपको हमारे संवाददाताओं का रियलिटी चेक। जो दावा किए जाते हैं कि क्या वाकई हकीकत में वे दावे सच साबित हो रहे हैं? क्या वाकई सरकारी अस्पतालों में आने वालों को बेहतर इलाज मुहैया हो पा रहा है? क्या सरकारी अस्पतालों में तैनात चिकित्सक अपने दायित्वों का बेहतर तरीके से निर्वहन कर रहे हैं? क्या सरकारी अस्पतालों का रख रखाव, मसलन बिजली, पानी, साफ सफाई, तैनात एम्बुलेंस पूरी तरह से मुस्तैद हैं या नहीं? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो हमारे संवाददाता इन दिनों अस्पतालों का दौरा कर जायजा ला रहे हैं। दोस्तों, मैं पहले भी कह चुका हूं कि आज भी कह रहा हूं, हमारे इस वीकेंड चर्चा का मकसद बिल्कुल साफ है कि कैसे उन लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा हासिल हो सके जो बड़े बड़े पंचसितारा होटलों की तर्ज पर संचालित निजी अस्पतालों में अपना या अपने परिजनों का इलाज कराने में असमर्थ हैं। उन्हें एक बेहतर सुविधा सरकारी अस्पतालों में मिल सके। दरअसल महकमे का मुखिया बनने के बाद जिस तरह से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार अस्पतालों के औचक निरीक्षण करते नजर आए, एक नई उम्मीद मुझे ही नहीं बल्कि उन लाखों लोगों में जगी जो स्वास्थ्य महकमे के ढीले रवैये को झेल चुके हैं। लेकिन अफसोस, उसका कोई खास असर जंग लगे स्वास्थ्य महकमे पर नजर नहीं आ रहा। जिलों के बड़े सरकारी अस्पताल में हालत यह है कि डॉक्टर शायद ही कभी समय से अस्पताल पहुंच रहे हैं। ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये हमारे रियलिटी चेकअप में देखने को साफ तौर पर मिल रहा है। लेट लतीफ डॉक्टरों का सूचना तंत्र इतना मजबूत नजर आया, जो इस रियलिटी चेकअप में साफ तौर पर देखने को मिला कि कई अस्पतालों में जैसे ही हमारा कैमरा पहुंचा, तुरंत भागते दौड़ते औने पौने में डॉक्टर और स्टाफ अस्पताल पहुंचते नजर आए। दोस्तों, यानी कुल मिलाकर स्वास्थ्य विभाग में ऐसे हालात हैं कि पूछो मत। बाहर से दवा की पर्ची लिखने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त मनाही है, लेकिन कमीशन के चक्कर में इस आदेश को भी ताक पर रखा जा रहा है। बात तो छोड़िए, मैं देख रहा था कि राजधानी लखनऊ के अमूमन सारे बड़े सरकारी अस्पतालों में भी डॉक्टर ओपीडी में नदारद पाए गए, समय से नहीं पाए गए। एक समाचार पत्र ने वो तस्वीरें भी सबके सामने ला दी। यानी कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से खुद वेंटिलेटर पर नजर आ रहा है। चलिए हम चर्चा पर चलें, इसके पहले देख लेते हैं हमारी पड़ताल करती ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था राम भरोसे चलती दिखाई दे रही है, तभी तो यहाँ अव्यवस्थाओं का भंडार देखने को मिलता है। हम अपनी यूपी के हेल्थ चेकअप में प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की नब्ज टटोलते हैं तो पाते हैं कि हर जगह कोई ना कोई खामी मिल ही जाती है। ये तस्वीर लखनऊ की है और ये लखनऊ के नागरिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। नागरिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर काउंटर पूरी तरह खाली दिखाई दे रहा है। काउंटर पर ना तो कर्मचारी मिला। बताया जा रहा है कि यहाँ मरीज आ जाते हैं, लेकिन ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर और कर्मचारी गायब दिखाई देते हैं। यह तस्वीर यूपी के बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोलता नजर आता है। अब बात करेंगे कौशाम्बी की। यहाँ शासन और जिला प्रशासन के लाख प्रयास के बाद भी जिला अस्पताल के हालात सुधरते नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहाँ इलाज के लिए आने वाले मरीजों को अव्यवस्थाओं से जूझना पड़ता है। जिला अस्पताल से आए दिन हो रहे वायरल वीडियो पर भी स्वास्थ्य विभाग पर कोई असर पड़ता दिखाई नहीं देता। कहीं बाहर की दवाई लिखी जा रही है, कहीं पर मरीज को स्ट्रेचर मुहैया नहीं कराया जा रहा। ये एक मामला जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड से जुड़ा सामने आया है। यहाँ से एक मरीज को बाहर ले जाने के लिए स्ट्रेचर नहीं दिया गया। इस पर मजबूरी में परिजन उसे गोद में उठाकर बाहर तक ले गए। जिला अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ की लापरवाही का मामला आए दिन सामने आता रहता है। कभी समय पर डॉक्टर नहीं पहुंचते तो कभी स्टाफ की लापरवाही का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ता है। वही सीएमएस से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन बात हो नहीं पाई। फिलहाल देखना यह होगा कि आखिर कब स्वास्थ्य विभाग का सूरत हाल बदलेगा, आखिर कब यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था पटरी पर लौटेगी। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था राम भरोसे चलती दिखाई दे रही है। तो निश्चित तौर पर देखा आपने ये रिपोर्ट। इस तरह के दर्जनों अस्पतालों का रियलिटी चेक हम अपने इस सीरीज में दिखा रहे हैं। वाकई किसी भी सरकार का जो मानक होता है कि जनता फील गुड कर रही है या नाराज है, उसका पैमाना होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजी रोजगार। और जाहिर सी बात है, स्वास्थ्य इसमें सबसे ज़्यादा जन सरोकार से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है, क्योंकि इलाज के लिए अगर लोगों को दर दर भटकना पड़े
और सारे महकमा भारी भरकम बजट के साथ अगर लोगों को इलाज मुहैया नहीं करा पाता है तो निश्चित तौर पर यह चिंता का विषय है। और इसी मुद्दे पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम कांग्रेस के प्रवक्ता जयप्रकाश पांडे जी का बहुत बहुत स्वागत करेंगे। आप तेज़ तर्रार हैं, स्वास्थ्य महकमे को लेकर के आप इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। प्रवक्ता समाजवादी पार्टी रविंद्र प्रताप जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों बाद आपके दीदार हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, मुद्दा काफ़ी गंभीर है और आप गंभीरता से बातों को रखने के लिए जाने जाते हैं। देवेंद्र मिश्र जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ इस चर्चा में है। देवेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जो लगातार इस मुहिम को चलाने में हमारी सराहना करते हुए नज़र आते हैं, हमें उत्साहवर्धन देते हैं, हमारा जोश और उत्साह बढ़ाते हैं, क्योंकि जन सरोकार के मुद्दों पर आप बेबाकी से राय रखने के लिए जाने जाते हैं। सुनील जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही, क्योंकि आपने ही सबसे पहले मुझे बताया था कि किस तरह से लोग इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं। राजन जी, आप चूँकि मुद्दों पर की बात करते हैं तो इस मुद्दे पर भी आप चर्चा करें। और हमने शुरुआत कर दी, आज तीसरा दिन है ये। जो तस्वीरें आप देख रहे थे सुनील जी, वाकई चौंकाने वाली है। देखिए संजय जी, आपके साहस को और प्राइम टीवी को मैं दोनों को नमन करता हूं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार की नींद समाप्त करने में और जन सुविधाओं को, जन समस्याओं को प्रमुखता से दिखाने के लिए आप सदैव आतुर रहते हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं तो सदैव चर्चा करता रहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग सहित दर्जनों विभाग में गिना दूं जिनका क्या हाल है। मैं नहीं, अब तो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता भी इस बात को स्वीकार करने लगे हैं और दावे से कह रहे हैं कि 27 चुनाव आ रहा है संजय जी। वो देख रहे हैं जमीनी हालात क्या हैं। योगी जी जिस तरह से ब्यूरोक्रेट्स के चक्कर में फंस गए हैं संजय जी, मैं तो ये शुरुआत करना चाह रहा हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है जी। मैं थोड़ा सा अतीत लेना चाह रहा हूँ आपको। आपने बहुजन समाजवादी पार्टी भी देखा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि नेतराम जी, हमारे आदरणीय सहगल जी, स्वर्गीय शशांक शेखर जी, ऐसे कम से कम 5-6 IPS IAS उनकी नाक का बाल बन गए और आज बहुजन समाज पार्टी एकदम हाशिए पे आ गई जी। क्योंकि मुख्यमंत्री जी में कमी नहीं मान, लेकिन वो इतना अंधविश्वास में आ गई इन IASों के, जो ये कहे वही सही है। और उसके बाद अखिलेश जी को आप आ जाइए। अखिलेश जी के कार्यकाल में शंभू प्रसाद, चंद्रमा प्रसाद, आदरणीय सहगल जी जैसे दर्जनों ब्यूरोक्रेट्स पंचम तल पर बैठे और समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाया, इसका बेहतर आकलन आरपी सिंह जी कर रहे होंगे, वरिष्ठ नेता। वर्तमान में भी यही हाल है कि जिस IAS को 36 विभाग देकर के मुख्यमंत्री जी ने हम जैसे खबरनवीसों को कहने के बावजूद भी कोई जूनियरेगा और चीफ सेक्रेटरी बना दिया। अच्छी बात है, बनाइए, आप मुख्यमंत्री कुछ भी कर सकते हैं। आज स्वास्थ्य विभाग सही, चाहे कृषि विभाग चर्चा कर लीजिए, चाहे पशुपालन चर्चा कर लीजिए। मैं तो दावे के साथ आपके चैनल कहना चाह रहा हूं कि जो मेरे साथ बैठना चाह रहा हो ब्यूरोक्रेट्स लेके अफसर तक, मैं उसके साथ डिबेट करने के लिए तैयार हूं, साक्ष्यों समेत जी। मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं कि स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, गन्ना विभाग, हार्टिकल्चर, यहाँ तक ग्रामीण स्थलों की स्थिति तो ये है संजय जी। एक ब्लॉक रामपुर कला पड़ रहा है, सारी क्षमा कीजिएगा, पहला ब्लॉक में ग्राम सभा रामपुर कला है, उसकी जांच करने के लिए 3 अधिकारी DM स्तर से भी आए और ग्राम प्रधान सहित एक अदना से जेई है जो 25-30 साल सुंदरलाल वहां तैनात है, उसको जिला प्रशासन हटा नहीं पा रहा है, न जांच पूरी कर पा रहा है। ग्रामीण अंचलों में मनरेगा का इतना बुरा हाल है, पशुओं का तो हाल आप देख ही रहे क्या हाल है। कितने गौशालाएं बन गई, कितने पशु केंद्र बन गए जहां पशु रखे जा सके जी। सब हवा हवाई है। और ये हवा हवाई 27 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत चैलेंजिंग चुनाव होगा। हम लोग स्वास्थ्य विभाग चर्चा करना चाह रहे हैं। देखिए, स्वास्थ्य विभाग में जब कभी निकलता हूं तो मेरी आत्मा विदीर्ण हो जाती है ऐसे लोगों को देख करके कि जो गेट पर स्टेशन के लिए तरस रहे हैं, अंदर पर्चे के लिए तरस रहे हैं। मैं राजधानी के अखबार को धन्यवाद देना चाह रहा हूं, संवाददाता को, जो प्रमुखता से, जैसे हम लोग चर्चा करें स्वास्थ्य विभाग और रोगियों की, ऐसे वो भी अपने समाचार पत्र चर्चा करते दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी मीडिया मौन दिखाई पड़ रही है। मेडिकल कॉलेज में आप चले जाइए तो ये नहीं लगता है कि तीमारदार हैं या पर्चा बनाने लोग बैठे हैं। लोहिया की आप चर्चा कर, ग्रामीण अंचलों में तो छोड़ ही दीजिए संजय जी, लोहिया देख लीजिए। PGI में दावे के साथ कह रहा हूं कि एक पेशेंट आप भर्ती करा दीजिए,
मैं पत्रकारिता संन्यास ले लूंगा अगर बिना अप्रोच के। जी। कैंसरों की तो ये हाल है, जो कैंसर पेशेंट हो तो राम भरोसे हैं, ईश्वर न करे किसी कैंसर हो, डॉक्टर भी मजबूर होते जा रहे हैं, व्यवस्थाएं भी लाचार हैं। लेकिन सारे डॉक्टर्स नहीं है, मैं 2-4 डॉक्टरों के नाम जो मेरे जानने वाले हैं संजय जी, मैं उनको बता सकता हूँ कि अगर अभी आप फोन कर दीजिए, हालांकि वो मेडिकल में नहीं, एक डेंटल डॉक्टर यूएस पास साहब हैं मेरे कॉलेज में, मैं नंबर दे दूं, आप फोन कर दीजिए, इतने कई साहब को भर्ती कराना तो बेचारे निवेदन करके कि कहीं न कहीं से आपको पेशेंट दिखवा देंगे, भर्ती करा देंगे। लेकिन 50% डॉक्टर्स ऐसे हैं जी संजय जी, जिनकी आत्माएं मैं तो कहूंगा कि मर चुकी हैं या वो इस लायक नहीं है। इस पे सरकार गंभीरता से लेनी चाहिए। और ग्रामीण अंचलों में आप शिक्षकों के लिए बायोमेट्रिक सिग्नेचर लागू कर दिए, हस्ताक्षर होने चाहिए, क्या डॉक्टरों के लिए नहीं होना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। शिक्षकों के लिए तो आप एकदम योगी जी को पढ़ा दिया ब्यूरोक्रेट्स ने, जैसे हम लोगों पर पढ़ा दिया गया कि सचिवालय पास यूनिक बनेगा जो 25,000 से ऊपर संपादक होंगे, इतना सर्कुलेशन होगा, नहीं तो अंदर आके पता चला सचिवालय कहीं नुकसान कर दे, गोपनीयता भंग कर दे। ऐसे ब्यूरोक्रेट्स ने पढ़ा दिया। शिक्षकों के लिए जरूरी है लेकिन डॉक्टरों के लिए जरूरी नहीं है। मैं 2-4 डॉक्टरों सीएमएस बता सकता हूं जो एएनएम के ट्रांसफर में, जेएनएम के ट्रांसफर में पैसा ले बढ़िया बढ़िया जे पोस्ट करते हैं और स्वयं आते भी नहीं है। सीएमओ संजय जी बहुत गंभीर मामला, सीएमओ पैसा लेके डॉक्टरों से अटेंडेंस दिखा देते हैं, डॉक्टर पहुंचते नहीं है जी। मैं निवेदन साहब फिर लास्ट में कहना चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी जो डॉक्टर सेवा में नहीं सेवा करना चाह रहे हैं उनका मेडिकल आप काउंसिल इंडिया से रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा दीजिए। बिल्कुल सही बात है। रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा उस दिन डॉक्टर भेष में डाकू घूम रहे हैं संजय जी, उस सेवा में लग जाएंगे। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं, उनमें से 25% 30% डॉक्टर ऐसे हैं जो प्राइवेट प्रैक्टिस आज भी कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है सुनील जी, उनके अच्छे जो पहल होते हैं या उनका जो अच्छा अचीवमेंट होता है उसको हम दिखाने की कोशिश भी करते हैं जी जी। क्योंकि डॉक्टरों को इस धरती पर देवता बोला गया है ना, भगवान का दूसरा स्वरूप है। जाहिर सी बात है। जयप्रकाश जी। संजय जी एक सेकंड में आपको जी जी, ये तो हम लोग बात कर लिए गवर्नमेंट की, प्राइवेट सेक्टर की तो ये हाल है कि आईसीयू में डाल के व्यक्ति मर चुका है फिर भी पैसा वसूला जा रहा है। और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मैं मुख्यमंत्री जी से और भाजपा प्रवक्ता से निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं कि 5-7 जो कहो तो मैं खुलासा कर दूं, एसटीएफ भेज दीजिए, देख लीजिए पेशेंट मर चुका है तब भी पैसा वसूला जा रहा है। आखिर जो अदने से डॉक्टर थे आईटी पे ग्लोब को मैं नाम ले रहा हूं, खुल के नाम ले रहा हूं कि आज से 25 साल पहले दीपक अग्रवाल क्या थे और आज क्या उनकी हैसियत हो गई है, पैसा कहां से आ रहा है। जरा एक बार एसटीएफ भेजिए, वहां देखिए, SIT भेजिए, देखिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि पेशेंटों क्या बुरा हाल है। इनकम टैक्स भेजिए, पैसा कहां से आ रहा है, लेकिन कौन भेजेगा संजय जी, जब तुम भी मजबूर हम भी लाचार। बिल्कुल सही बात है, पूरी व्यवस्था में घुन लग गया है ऐसा लगता है। जयप्रकाश जी भाई, आप भी आए दिन इन बातों को लेकर कर चर्चा करते हैं। सरकारी अस्पतालों की जो स्थिति है वाकई दयनीय है, वहाँ किसी का कोई सुनने वाला नहीं है और संवेदनहीनता तो इस कदर है कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। हम आप सब लाचार हो जाते हैं वहाँ जा कर के। और ऐसे में जबकि कोई भी तीमारदार अपने मरीज को लेकर के आता है, वो सोचता है कि काश इसे इलाज मिल जाए तो इसकी जान बच जाए, लेकिन कई ऐसे हमारे पास रिपोर्ट आती हैं हर दिन कि दम तोड़ देता है। एक तस्वीर है, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर पर, एक्स पर उसको जारी किया है कि एम्बुलेंस नहीं मिला, भाई अपने बहन को कंधे पर लेकर के छोटे रास्ते यानी रेलवे ट्रैक से होकर के अस्पताल पहुंचने की कोशिश करता रहा और रास्ते में ही वो दम तोड़ दी। आंखों में पानी तो आ ही जाता है ना। शाहजहांपुर में आपने देखा होगा किस तरह से सरकारी अस्पताल में पूरा जल सैलाब उमड़ पड़ा। वहाँ पर स्ट्रेचर पर मरीजों को निकाला जा रहा है, कोई किसी को कंधे पर टांग करके ले जा रहा है। ये जो तस्वीर हम दिखाई रहे थे अपने रिपोर्ट में, ये भी तस्वीर आपने देखी। कितना दुखद लगता है कि इतना भारी भरकम बजट और लोगों को सुविधा मुहैया नहीं हो। देखिए संजय जी, निश्चित रूप से स्वास्थ्य का भारत उत्तर प्रदेश के तो सूबे के हर प्रशासन की स्थिति इंशाअल्लाह, जिस शाहजहांपुर की आप बात कर रहे हैं और हमारे मित्र कह रहे थे बाबा जी नौकरशाहों से घिरे। आप शाहजहांपुर में जब बाबा जी सर्वे करने गए तो उस आपातकाल में भी कितना बढ़िया कारपेट बिछा और मरीज के सिरहाने पे फल की टोकरी रखी थी। तो वो मेरे समझ में नहीं आता कि इतने हाथरस में तो आप ये सोचिए कि ये 5 बार के जनप्रतिनिधि हैं, इनको नौकरशाहों का चरित्र नहीं मालूम कि भाई ऐसे आपातकाल या ऐसे दुर्घटना के समय में बुनियादी चीज़ें तो मैसर नहीं रहती हैं। और ये जो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है
तो उसके लिए लताड़ लगाने की जरूरत है। अब उसके लिए पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि बाबा जी को वहीं से रुखसत कर दिया गया, अगर वो परिजनों के पास जाते तो कुछ हकीकत से रूबरू होते। तो खैर समस्या केवल ये नहीं है, डॉक्टर भी उसका एक पहलू है, संवेदन शून्यता है या जो भी है, लेकिन वास्तविकता ये है कि उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का है ही नहीं है। जो नीति आयोग मानता है जिला अस्पताल पे 22 बेड कंपलसरी है 1 लाख की आबादी को, उत्तर प्रदेश में 12 है। तो अब वो जिला मेडिकल का नारा आप लगाते रहिए, लेकिन जिला अस्पताल तक में तो बेड नहीं आपके पास है, स्ट्रेचर नहीं है, या बुनियादी संरचना का कोई रेशियो जो होना चाहिए, या एक मतलब कहिए कि मरीजों पे जो WHO का आंकड़ा है कि 1000 पे एक डॉक्टर होना चाहिए, उसका 3 गुना ज्यादा प्रेशर है, 3000 प्लस उत्तर प्रदेश में है। जो मतलब कहिए कि स्वीकृत पद हैं डॉक्टरों को, उसमें हजारों पद रिक्त हैं। तो स्वाभाविक बात है कि न इंफ्रास्ट्रक्चर है, न बजट है, न डॉक्टर नियुक्त हैं, और जो कहिए कि प्राइवेट और सरकारी रेशियो के दूसरी चीज और भी एक डॉक्टरों का ये अच्छी चीज बता रहे थे सुनील जी की उस पे कोई एक वैज्ञानिक ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं है जी। कि जो लोग मतलब सरकारी व्यवस्था से नाम कमाते हैं, उनको सरकार के फंडिंग से ख्याति मिलती है, उसके बाद वो प्राइवेट मतलब नर्सिंग चला रहे हैं। तमाम सरकार दावा करे, लेकिन वही पर्ची लिखते हैं जो बाहर मिलती है, दवाओं की जो आपूर्ति है ब्रिजेश पाठक जी ही पकड़े थे। तो ये है कि उतना बड़ा भंडार वो मतलब सरकार के संचित निधि से खरीदे गए दवाएं करोड़ों बर्बाद हो गई। तो भर्ती घोटाला भ्रष्टाचार तो है ही है जी। लेकिन ये जरूर है कि सरकार का जो बजट भी मान लीजिए 27,000 करोड़ का बजट, तो वो बजट भी नहीं खर्च होता है। मतलब केवल स्वास्थ्य का नहीं, PWD का पिछली बार आया ही था, सदन में भी मसला उठा था कि आप बजट अलॉट करते हैं, बजट खर्च ही नहीं कर पाते। तो जब बजट, एक तो बजट भी बहुत कम है। केरल स्टोरी बाबा जी देख रहे थे पूरे मंत्रिमंडल के साथ। सांप्रदायिक दृष्टि से केरल का मसला अलग हो सकता है, लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़िए, केरल नंबर 1 है। स्वास्थ्य बड़े में राज्यों में आप हाशिए पे हैं, वहां प्रति छोटे आप तो 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं ना। महाराष्ट्र से चुनौती देते हैं बाबा जी कि हम पहले बनेंगे, महाराष्ट्र बने, बन जाए खुशी की बात, हम भी उत्तर प्रदेश वासी। लेकिन ये है कि अगर वहां प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पे खर्चा देखिए, यहाँ 700 कुछ आता, वहाँ 1400 है। डॉक्टरों का अनुपात, शिशु मृत्यु दर, यही स्मृति ईरानी जी थी, उन्होंने सदन में बताया था कि 9 लाख की कुल संख्या पूरे भारत में 6 माह से 6 साल के बच्चों का जो गंभीर रूप से कुपोषित है, उसमें अकेले उत्तर प्रदेश 4 लाख सबसे ज्यादा। तो जब बच्चे कुपोषित हैं, डॉक्टरों का अनुपात कम है, बजट है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो डॉक्टरों पे तो स्वाभाविक रूप से हम लोग जो कह रहे हैं वो है, लेकिन बुनियादी कारण राजनीतिक नेतृत्व की इच्छा शक्ति गायब है। और बाबा जी को क्या कहा जाए, बाबा जी गोरक्षनाथ, मतलब यहाँ तो सार्वजनिक चंदा लेके BHU बन गया मालवीय जी का, लेकिन वो एक मुख्यमंत्री रहते हुए वहाँ ऑलरेडी DRD था, एम्स था, एक गोरक्षनाथ प्राइवेट विद्यालय बना दिए हैं मेडिकल कॉलेज का, तो उनको गोरखनाथ में माल बनवाने की पड़ी है, तो उनको तो चिंता ही नहीं है। बाकी सुबह से उठ के तमाम कहिए कि तरह के टोल मंत्रालय संभाल लेते हैं, वो राजनीतिक दौरे करते हैं। स्वास्थ्य या किसी एक विभाग में अगर जब इनकी तारीख लिखी जाएगी तो सबका एक एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था जी। और ड्रीम प्रोजेक्ट, आप स्पिरिचुअल हैं, संत हैं, हमें भी आप पे गर्व है, हम भी सनातनी हैं, लेकिन धर्म की आस्था की हम गायत्री मंत्र 4 बजे पढ़ते हैं, ये इतिहास नहीं मुख्यमंत्री का लिखा जाएगा। सवाल ये है कि जनता की बुनियादी चीजों के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए, या परिवहन के लिए, या किसी मतलब भू राजस्व प्रशासन के लिए ट्रांसपेरेंट या कोई बढ़िया काम आपने कर दिया हो जो याद रखा जाए, वो किया ही नहीं। तो मूल तो मुझे लगता है कि दोष न ब्रिजेश पाठक का है और न ही कहिए कि डॉक्टरों का है, लेकिन बाबा जी में इच्छा शक्ति का अभाव है। उन्हें मालूम ही नहीं है कि वो जाना कहाँ, उन्हें मतलब वो कहा जाता है ना कि इन्हें पता है राहों का, ना उन्हें खबर है मंजिल की, ना ऐसे राह देखे, ना ऐसे रहनुमा देखे। ठीक है, तो वो ऐसे ही हाल में है उत्तर प्रदेश। चलिए, निश्चित तौर पर यह चिंता का विषय है और हमारा कोशिश है कि संभवतः हमारी इस चर्चा से सरकार कुछ न कुछ तो कदम उठाएगी और इसका कोई असर तो दिखने को मिलेगा ही। चलिए हम चलेंगे रविंद्र प्रताप जी के पास। रविंद्र प्रताप जी, भाई उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था निश्चित तौर पर सवालों के घेरे में है। जो हम लोग रियलिटी चेक करा रहे हैं उसमें इतनी खामियां मिल रही हैं कि साहब हम उतनी खामियां अगर दिखाने पे आ जाएं तो संभवतः लगता है कि 365 दिन भी कम पड़ जाएगा।
सर्वप्रथम संजय जी आपको बहुत बहुत बधाई। ऐसे माहौल में आप जन स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं। जी। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को अगर देखना है तो आपने कोरोना में देखा था, जो उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था थी वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गई कोरोना काल में। उसके बाद एक घटना घटी कि पीजीआई में भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद के बेटे की मौत हो गई लापरवाही की वजह से, सुना ही नहीं गया उनका। फिर बीएचयू के कार्डियोलॉजी हेड डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर ओम शंकर ने कहा कि एक साल में 21,000 से ज्यादा मरीज बिना इलाज की लौट गए क्योंकि सुविधाएं नहीं थी, बस उनको बर्खास्त कर दिया गया। ये सारी बातें इंगित करती हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में गंभीर नहीं है किसी भी प्रकार से। अगर वो गंभीर होती तो पिछले साल एक घटना घटित हुई थी चुनाव से पहले 22 में, जब अमित मोहन यहाँ के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य मुख्य सचिव थे, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य जी, तब उन्होंने ट्रांसफर ऐसे लोगों को कर दिया जिनकी मृत्यु हो चुकी थी जी। एक ही व्यक्ति का दो जगह ट्रांसफर कर दिया गया। और एक नियमावली है स्वास्थ्य विभाग में, पति पत्नी का एक जगह ट्रांसफर किया जाए तो पत्नी का ट्रांसफर गाजियाबाद, पति का ट्रांसफर बलिया कर दिया गया। इस ट्रांसफर के खिलाफ स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी जाके गुहार लगानी पड़ी उनको दिल्ली में, और उस अमित मोहन का बहुत लंबे समय तक कुछ भी नहीं हुआ। मतलब भ्रष्टाचार में डूबा रहा, और उसके भ्रष्टाचार की पोल खोलने के लिए ब्रजेश पाठक हर जगह छापा मारते रहे और हर जगह नकली दवाइयां या एक्सपायर्ड दवाइयों का भंडार मिलता रहा। मतलब उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था के भ्रष्टाचार की पोल खुद ब्रजेश पाठक जी ने ही खोल दी। अब आते हैं किया क्या इन्होंने 7 साल में उत्तर प्रदेश से एक भी स्पेशलिटी अस्पताल नहीं बना पाया। हमारे टाइम में राम मनोहर लोहिया बना था, कैंसर इंस्टीट्यूट बना था। राम मनोहर लोहिया फ्री इलाज करता था, अब यहाँ 100 रुपए का इलाज हो गया। फ्री भर्ती होते थे, अब 2,500 रुपए का भर्ती हो गया। फ्री दवाइयां मिलती थी, फ्री जांच होती थी, सब जांच पे पैसा लगा दिया इन्होंने। ऐसे केजीएमयू में कर दिया इन लोगों ने, पीपीपी मॉडल पे देके सब चीज के जांच का पैसा लगा दिया जी। जाहिर सी बात है सरकार जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं, परिवार तो है नहीं, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसको व्यापार के रूप में चलाना चाहती है। और जब भी चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियों का खासकर लखनऊ में जब माहौल आता है या महामारी के रूप में फैलती है, तब लखनऊ जैसे स्मार्ट सिटी में भर्ती करने के लिए सरकार और प्राइवेट दोनों अस्पतालों में बेड उपलब्ध नहीं रहते हैं। अब शिक्षा क्या कहती है? शिक्षा कहती है कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा पे प्रति व्यक्ति मासिक केवल 155 रुपए खर्च करता है, इसी से सारी पोल खुल जाती है यहाँ। उत्तर प्रदेश में एक डॉक्टर पर, सरकारी डॉक्टरों पे, एक डॉक्टर पे 20,000 मरीज देखने का भार है। बिल्कुल। तो ये डॉक्टर की भी भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। लगभग 2 लाख सरकारी डॉक्टर होने चाहिए, आज तक इनके पास सरकार जो वर्तमान 20,000 25,000 नियुक्तियां वही नहीं पूरी कर पा रहे हैं। इस प्रकार से पूरी की पूरी सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को ये प्राइवेट भेजना चाहते हैं। अंतिम बात कह रहा हूँ, पिछले साल जी अक्टूबर में मीटिंग करके मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब ब्लॉक स्तर पे हम प्राइवेट स्वास्थ्य प्रदाताओं को 1 रुपए होम रजिस्ट्री करके ब्लॉक लेवल पे जमीनें उपलब्ध कराएंगे, जिससे वो ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कर सके। मतलब कि जो अंतिम इकाई है स्वास्थ्य सेवा की, उसका भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्राइवेटीकरण करना चाहते हैं। तो इससे अंत में क्या होगा कि जनता एक दिन उत्तर प्रदेश की तड़फ के मर जाएगी या बगावत कर बैठेगी। धन्यवाद। और नहीं तो रविंद्र जी भोले बाबा के शरण में जाएगी, हैंडपंप का पानी पी के अपने इलाज कराएगी। चलिए, हाँ चलिए देवेंद्र जी से बात कर लेते हैं। देवेंद्र जी भाई, सुना आपने किस तरह से स्वास्थ्य महकमा रिपोर्ट भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि अब तो भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े नेता ये कहने लगे हैं कि वाकई स्वास्थ्य महकमा को किसी की नज़र लग गई है। देखिए, कुछ समस्याएं तो हैं, इस पे कोई ढिलाई नहीं किया जा सकता।
हमारे सरकार की ओर से जो भी निर्देश हैं, सख्त निर्देश दिए जा चुके हैं। ब्रजेश पाठक जी हर चीजों पे निगाह रखे हुए हैं, जहाँ पहुँच पा रहे हैं, जहाँ जा पा रहे हैं, जहाँ देख पा रहे हैं, पहुँच रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। डॉक्टरों की समस्या तो है, ये बिल्कुल है, और सरकार कोशिश करे कि इसको जल्दी से हम लोग कंट्रोल करें। अब ये समस्या तो थोड़ा सा ही है, क्योंकि बीमारी कभी भी किसी को किसी भी स्तर से हो सकती है। बिल्कुल। और जब संज्ञान में सरकार की कोई चीजें आती हैं, कोई चीज व्यवस्था होती है, तो सरकार इनिशिएट लेती है। चाक चौबंद व्यवस्था कितनी भी कर लें, कहीं न कहीं खामियां रही जाती है, हमेशा होता रहा। जीवन की समस्या हमारा कोरोना की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूँ, मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूँ। सरकार की निगाह है, सरकार एक्शन भी ले रही है। कहीं किसी भी तरीके की कोई लापरवाही अगर किसी स्तर पे होती है, किसी अस्पताल द्वारा, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। हमारे भाई लोग। देवेंद्र जी एक सवाल ले लीजिए। जी। उत्तर प्रदेश में अगर सारे CHC, PHC और जिला स्तर के अस्पतालों की गणना कर ली जाए तो करीब ये 5,000 के आसपास बढ़ता है। 5,000। यहाँ पर अभी टोटल करीब 13,000 डॉक्टरों की ही तैनाती है और 45,000 चाहिए। जो 13,000 डॉक्टर हैं, इसमें से भी हमें लगता है कि अगर दूर दराज के इलाकों में, सुनील जी भी संभवतः इस बात का समर्थन करेंगे, वो लखनऊ में क्लिनिक चला रहे हैं भाई। जी। वहाँ मरीजों का इलाज करने के लिए वो कंपाउंडर या जो दवा बांटने की जिसकी जवाबदेही है ना, उसके जिम्मे है पूरा अस्पताल, लोगों के जीवन और मौत। हाँ, और वहाँ पर क्या होता है कि आप जब ग्राउंड पर जाएंगे, और संभवतः गए भी होंगे देवेंद्र जी, किस तरह से वसूली होती है कि सरकारी अस्पताल में भी कंपाउंडर कहेगा कि भैया 500 रुपये पहले दो तब इंजेक्शन लगाएं। मैं आपको बताऊं, और नहीं तो होता क्या है कि दोनों जेब में सरकारी दवाएं भर करके वहाँ का स्टाफ लेकर के चला जाता है। मैंने लखनऊ में एक निजी चैनल में जब मैं रिपोर्टिंग करता था, इतना बड़ा खुलासा कर दिया था, लेकिन अफसोस ये होता है कि चाहे मैं जितनी खबर आज दिखा लूँ, कार्रवाई कुछ नहीं होता है। उस दौर में ये होता था कि कार्रवाई तुरंत देखने को मिलती थी। जी देवेंद्र जी, मैं ये बिल्कुल समझ हूँ आपकी बात से भाई साहब कि अपेक्षित कार्रवाई, जो हम लोग सोचते हैं कि अगर हमने कोई इन्फॉर्मेशन दी यहाँ ये गड़बड़ियाँ हैं, क्विक उस पर रिएक्शन तो होना चाहिए, कार्रवाई दिखनी चाहिए, दिखती भी है। देवेंद्र जी की आवाज बढ़ा दीजिए थोड़ी। होना चाहिए तो आप कार्रवाई के लिए बैठे हैं कि हम करेंगे, रविंदर जी करेंगे, क्या बात कर रहे हैं? नहीं रविंद्र जी, आप सत्ता में हैं, आप इस तरह की भाषा बोल रहे हैं कि होना चाहिए। कौन करेगा बताइए? सत्ता करेगी, कांग्रेस करेगी। ठीक है, आप विपक्ष में हैं, हम सत्ता में हैं। कल आप सत्ता में होंगे, हम भी विपक्ष होंगे, तो राजनीति में संभावना का खेल है। सरकार आज हमारी कल किसी और की होगी। जब बात कर रहे हैं, हाँ सरकार, अरे आप अपनी विफलता स्वीकार करिए या तो तर्क तर्क दीजिए। अगर मुझ में कोई कमियां है, कोई गलती हो, तो हम इसको स्वीकार करते हैं। साहब, हम भाजपा ही कर पाते हैं। हम ये मान रहे हैं कि कहीं न कहीं व्यवस्था कुछ है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि व्यवस्था जल्दी और समाप्त की जाए। और आपकी सरकार का मौसमी बुखार उतर रहा है, अब विदा हो जाएंगे बस। चलिए, वो तो भविष्य के गर्त में है, क्या होता है, गॉड नोस व्हाट विल बी हैपन। बट एक चीज क्लियर है कि सरकार पूरी तरह से संजीदा है इस मामले में। और हमेशा ध्यान रखिए, आपने कोरोना कॉल देखा है, हर साल कोई न कोई ऐसा सीजनल चलता है। देवेंद्र जी, मतलब ये चलता रहता। हम और हमारे वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी ये बता सकते हैं कि भाई आप शिक्षकों को आंदोलन के लिए विवश कर दिए और डिजिटल सिग्नेचर को लेकर के, डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए। उनकी बहुत छोटी सी मांग है कि भाई बेसिक शिक्षा विभाग में भी CL, ML और EL का जो प्रावधान है अन्य विभागों में, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में, वो उनके लिए भी लागू कर दिया जाए। इसी तरह का क्या डॉक्टरों के ऊपर नकेल कसने के लिए डिजिटल सिग्नेचर जैसी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती है क्या? इतना बड़ा स्वास्थ्य महकमा है, स्वास्थ्य महानिदेशक से लेकर के तमाम लोग, आप जब जाएंगे तो उस कार्यालय को देखे होंगे, इतने कर्मचारी हैं, उनके वेतन से लेकर के भत्ता से लेकर तमाम चीज़ों पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है। तो क्या एक ठोस रणनीति नहीं बन सकती है? ब्रजेश पाठक जी क्या 5,000 अस्पतालों का दौरा करेंगे तब जाकर के मामला बनेगा क्या? ब्रजेश पाठक जी को तो सिंपल अपने मातहतों को निर्देश देना चाहिए कि साहब ये जो व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं
राजधानी लखनऊ की वो तस्वीर देख लीजिएगा, एक निजी अखबार में है, मैं बाद में बता दूंगा क्योंकि मेरी बाध्यता है कि उसका जिक्र मैं यहाँ नहीं कर पाऊंगा अपने अमर उजाला चैनल लिखे पर, रहा, मैं तो कर सकता हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है कि आप वो तस्वीरें देखें। मैंने जैसे ही मुहिम शुरू किया सारे अखबार उस मुहिम में आ गए हैं और सबको ये लग रहा है कि वाकई ये मुद्दा काफी गंभीर है और प्राइम टीवी जो ये मुद्दा उठा रहा है वो जन सरोकार से कहीं ना कहीं इत्तेफाक रखता है। जी देवेंद्र जी। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। तो प्राइम टीवी जनहित को लेके, जन समस्याओं को लेके हमेशा बिंदु को उठाता रहा है, वो उठाना भी चाहिए, ये एक जिम्मेदारी भी है सभी की, हम लोगों की। और आपके चैनल को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ सरकार के एक प्रवक्ता के तौर पे कि जो भी चीजें अभी निगाह में है, संज्ञान में है, उस पर हम लोग बिल्कुल सकारात्मक पक्ष लेके चल रहे हैं और चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसा नहीं बियॉन्ड साइंस है चीजें, पर थोड़ा सा समय लगता है चीजों को टेकअप करने। नहीं, लेकिन सवाल यही है ना, इसका जवाब तो रविंद्र प्रताप जी ही बेहतर दे पाएंगे। रविंद्र जी, क्या आपके समय में स्वास्थ्य महकमा बिल्कुल खराब था क्या, जिसको 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ठीक कर रही है? मैं बता चुका हूँ सर, शायद उन्होंने सुना नहीं है। हमने अपने टाइम में कैंसर अस्पताल बनवाया, राम मनोहर लोहिया अस्पताल बनवाया, सीतापुर में एक ट्रामा सेंटर बनाया जिससे लखनऊ पे दबाव ना पड़े, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर के मरीज वहां तक पहुंच जाए। कैंसर अस्पताल लखनऊ में आज तक ये स्टाफिंग नहीं कर पाए। राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान का लगभग इन्होंने प्राइवेटीकरण कर दिया। सीतापुर के खैराबाद में जो ट्रामा सेंटर हम लोगों ने बनाया था उसको आज तक लोग चालू नहीं कर पाए। अपनी अयोग्यता का वर्णन तो ये अखबारों में जाके पढ़ ले, फिर अपनी अयोग्यता जाननी हो तो अमित मोहन जी का बयान पढ़ ले और ब्रजेश पाठक जी का बयान पढ़ ले, पता लग जाएगा। अब जरा लखनऊ का शहर का हाल देख लिए, एक ही वाइस चांसलर वो AGMU भी चला रही हैं और RML भी चला रही हैं, मतलब इनके पास योग्य व्यक्ति ही नहीं है कि जो अलग अलग दोनों यूनिवर्सिटीज को चला सके। हमने तो ऐसा कभी भी नहीं किया। हमारे जब हम थे तो हमारे वहाँ सभी सारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, चाहे KGME के हो, चाहे GPGI के हो, चाहे लोहिया के हो, सब जगह के अलग थे। अब लखनऊ में एक जानकीपुरम में एक ड्रामा सेंटर बन रहा है, ये आदरणीय राजनाथ जी ने एक आसान किया लखनऊ के ऊपर में। 10 साल से ज्यादा का समय हो गया, वो ड्रामा सेंटर की छत तक नहीं लग पाई है। क्या कारण है, इसका स्पष्टीकरण दे दे। तो हमारे टाइम के कैंसर अस्पताल, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, KGME का अपग्रेडेशन और सीतापुर का ट्रामा सेंटर, जितने भी एम्स बने हैं, 100 बेड का वो बच्चों का अस्पताल, वो तो एक्सटेंशन है, राम मनोहर लोहिया का एक्सटेंशन, वो राम मनोहर लोहिया अस्पताल ही है, इसका एक्सटेंशन है। वो बच्चों का, महिलाओं का एक अलग केंद्र बना दिया हम लोगों ने, शुरू से था, उसके DPR में था वो। तो अगर हमने ये काम किया था तो आप बता दीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में एक अस्पताल आपने खोला, आप जरा इनकी वास्तविकता बता दें। ये कहते हैं हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल दिया। MGI के पास जो इन्होंने मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट भेजी थी, जो सरकारी अस्पतालों के आगे बोर्ड लगा दिया मेडिकल कॉलेज, उसमें से 13 का रिजेक्ट कर दिया गया कि मेडिकल कॉलेज लायक नहीं है। और गोरखपुर का एक प्राइवेट संस्थान जो योगी जी का व्यक्तिगत संस्थान है, उसको MCI ने मान्यता दे दिया। तो जब मुख्यमंत्री के प्राथमिकता में ही सरकारी संस्थान नहीं है, उनका अपना व्यक्तिगत संस्थान है, तो ये हमारे ऊपर क्या आक्रमण करेंगे। जो हमने मेडिकल कॉलेज सफेई में बनाया था, उसमें भी राजस्थान के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के लाके डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ भर दिया इन लोगों ने। उसका क्या उत्तर देना चाहेंगे ये जी। और जो एक यहाँ पर बना था CMSD को तोड़ के भारतीय जनता पार्टी ने एक केंद्रीय औषधालय बना दिया। केंद्रीय औषधालय में एक्सपायर्ड मेडिसिन मिल जाएंगी, जो इंडेंट आते हैं CMOs के यहाँ से, उस इंडेंट को ये लोग वेरीफाई ही नहीं करते हैं या उस इंडेंट को नजर ही नहीं डालते हैं। पहले एक व्यवस्था थी लोकल परचेज की, गरीब मरीज को लोकल परचेज दे दिया जाए, वो लोकल परचेज भी बंद है। तो ये सारी व्यवस्था तो हम लोगों ने दे रखी थी। अब ये झूठ बोल रहा है मोदी जी की तरह, था कुछ भी बोल लीजिए। जी निश्चित तौर पर
जयप्रकाश जी, मैंने जैसा कि पहले ही बोला था कि भाई जिनके जेब में पैसा है वो तो मैदानता और तमाम ऐसे 5 सितारा होटलों के तर्ज पर संचालित अस्पतालों में जा सकते हैं, लाखों रुपए का बिल दे सकते हैं। लेकिन एक गरीब गुरबा जो 2 जून रोटी के लिए तरसता है वो तो पूरी तरह से सरकारी अस्पतालों पर ही डिपेंड होता है ना। यह आवाज़ तो मैं उन्हीं लोगों के लिए उठा रहा हूँ जो वहाँ पहुँचते हैं, जिनके जेब में 100-200 रुपये या ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये होते हैं, और डॉक्टर अगर कहता है तो वो अपने ज़मीन गिरवी रख करके या किसी भी तरह से कर्ज ले करके वो अपनों का इलाज कराता है। अगर उसको भी इलाज नहीं मिल पाती है तो इतना भारी भरकम महकमा और भारी भरकम बजट ये जनता के किस काम का? जयप्रकाश जी, देखिए, मूल तो सवाल ही यही है जो आप कह रहे हैं, और इसी को बार बार राहुल गांधी जी भी और इंडिया अलायंस के सभी प्रमुख नेता उठाते हैं कि आपका जो नीति निर्माण है उसके लक्ष्य मतलब केंद्र में है कौन। जैसे बड़ा हंगामा बरपा रहता है कि हमने एक्सप्रेस वे बनवा दिया, तो जब एक्सप्रेस वे पे 12% ही ट्रैफिक ही चलना है, स्वाभाविक है कि आप बनवाइए, लेकिन उसमें जितना टोल टैक्स का रेट है 27 रुपया दैनिक आमदनी उत्तर प्रदेश के किसान की जी, तो जो हमारी जिला अस्पताल पे 86-87% ट्रैफिक, तो हमारी जो सामान्य मतलब ग्रामीण आबादी है वो जिला मतलब सड़कों पे है, जिला अस्पताल पे इलाज के लिए प्रेशर है। तो अगर आपके नीति निर्माण के केंद्र में ये इकाइयां नहीं है, मतलब हमारे जीजीआईसी और सरकारी कॉलेज नहीं है, प्राथमिक कॉलेज नहीं है, प्राथमिक हॉस्पिटल नहीं है, जिला अस्पताल नहीं है, जिला की सड़कें नहीं है, तो फिर आप ये चमकदार जो तस्वीर कभी कलकत्ता का फ्लाईओवर ले आते हैं, कभी कहीं का कोई कट पेस्ट पिक्चर करते हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि टोटली कंफ्यूज पार्टी है, और वो गलत है भी नहीं, क्योंकि इनका गांव गरीब किसान आधी आबादी अकलियत से लेना देना ही क्या रहा। तो इनकी तो वर्गीय संरचना ही हमेशा से सामंती ताकतों की रही है, पूंजीपति परस्त लोगों की रही है। और एक जमाना था कि पूंजीपति भी अगर पैसे पाते थे तो वो मानते थे कि ये ट्रस्ट है, भारत के हम ट्रस्टी के रूप में रहते थे। सादगी के बिड़ला रही हो, टाटा जी की रही हो, जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी। लेकिन अंबानी परिवार में जिस तरह धन का निर्लज्ज प्रदर्शन किया जा रहा है, और भारत के जो सांस्कृतिक देश हमारा है, इसमें तमाम तरह की लोक कलाएं हैं, शास्त्रीय नृत्य संगीत है, लेकिन एक गुलाम मानसिकता से पश्चिम के गायकों को, डांसरों को बुला के 70 करोड़ 80 करोड़ खर्चा किया जा रहा है, वो गरीबी का अपमान है। तो और उसमें बड़े जोश खरोश से जी रिचार्ज कितना पैसा बढ़ गया, देखिए, देखा आपने। दूसरा मैं बता दूं कि वहां नियम शिथिल करने के लिए जिस तरह एयरपोर्ट का संरचना मतलब स्टेटस बदला जाएगा, जिस तरह से गलियों ट्रैफिक बदल दिया गया, तो अब ये सवाल है कि इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये इस सरकार की जो नीति निर्माण है वो जनता के स्वास्थ्य का। अभी आप छत्तीसगढ़ में हसदेव अभयारण्य का सुनिए, मतलब वो वृक्ष काट दिए गए लाखों अडानी को देने के लिए। तो चाहे आप मतलब कहिए कि शुद्ध ऑक्सीजन मिले न मिले, आप अगर ग्रामीण व्यक्ति हैं तो आप जिला अस्पताल पे कैसे जा रहे हैं, या जिला सड़क कैसी, सड़क में गड्ढे में सड़क है, ये इनके वरीयता में नहीं है। और ये इसीलिए ये इनका जो नफरती लश्कर है वो सांप्रदायिक मुद्दों को, जाति वैमनस्यता को फैलाता है कि जो बुनियादी चीजें हैं शिक्षा स्वास्थ्य की, कहिए कि उस पर ध्यान ही ना जाए। तो जब इनके नीति निर्माण में रहेगा कहाँ से, क्योंकि वो तो न उसकी रहनुमाई करते हैं गांव गरीब किसान की, जिसके लिए आए हैं अंबानी अडानी के लिए, उसके लिए जो सार्वजनिक संपत्तियां थोड़ी बहुत हमारे पुरखों ने बनाई भी थी, तो उसे नीलाम कर रहे हैं, और उसका परिणाम होना ही। जाहिर सी बात है। सुनील जी भाई, हम आप समझ सकते हैं जी कि चलिए अगर ये राह अपना लिया जाए तो संभवतः ये तस्वीरें न देखने को मिले, विभागों को लेकर के, तमाम चीज़ों को लेकर के। ये कौन सा नौकरशाही का ऐसा नेक्सस फैला हुआ है? और जैसा कि आपने सवाल खड़ा किया कि जो भी नौकरशाही के हवाले रही है सरकार, वो सत्ता से बाहर हुई है ना। जाहिर सी बात है जनता में किस तरह की नाराज़गी है ये आप देख सकते हो। आज 13 विधानसभा के रिक्त सीटों के उपचुनाव का परिणाम भी आ गया जी। तो कुल मिलाकर के सिर्फ दावा करने से अब बात नहीं बनती है। शाहजहाँपुर के अस्पताल में अगर पानी भर गया है तो कितने सालों से वहाँ पर अस्पताल चल रहा है, उसको लेकर के क्या पहले से कोई रोड मैप तैयार किया गया? नहीं किया गया, तभी वो तस्वीर देखने को मिल रही है। अस्पतालों में इतने सारे एम्बुलेंस हैं, अक्सर हम लोगों ने देखा है अखिलेश सरकार से लेकर के योगी आदित्यनाथ जी की सरकार तक हरी झंडी दिखा करके एम्बुलेंस रवाना की जा रही है जनता की सेवा के लिए, और जब मरीज को चाहिए तो वो नदारत।
तो ये कहीं ना कहीं एक व्यवस्था में कहा जा सकता है ना कि बहुत बड़ा लीकेज है। जी जी। वो लीकेज आखिर है क्यों? क्योंकि नेक्सस काम कर रहा है। सरकारी अस्पताल में आप जाएंगे, उसके बाहर दलाल मिल जाएंगे, वो तुरंत आपको 4-5 वहाँ के निजी डॉक्टरों का नाम नंबर दे देगा कि यहाँ चले जाओ तो बच जाओगे, अंदर तो बिल्कुल ही ख़त्म हो तुम। लखनऊ में भी ये हालत है, वो भी हम दिखाएंगे आपको, हमने रियलिटी चेक कराया है कि चाहे वो बलरामपुर हो, चाहे पीजीआई हो, चाहे केजीएम हो, उसके बाहर एम्बुलेंस समेत ये दलाल वहाँ पर तैनात रहते हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि अरे अंदर कहाँ जाओगे, बेड है नहीं, फलाना निजी अस्पताल चले जाओ, मैं वहाँ पे फ़ोन कर देता हूँ। एम्बुलेंस से लेकर के मरीज को जाते हैं। जो आदमी सोचता है कि काश आखिरी वक्त में भी कुछ ऐसा हो जाए चमत्कार कि मेरा तीमारदार जो मेरा जो मरीज है ठीक हो जाए, वो बच जाए, तो आदमी मजबूरी में ये कर देता है। लाखों के लूट का धंधा चल रहा है और सरकार के पास LIU से लेकर के STF से लेकर के तमाम ऐसे तंत्र हैं जो इस तरह के लोगों को गिरफ्तार कर दिया जाए। और अच्छा होता कि इस चर्चा में हम ये दिखाते कि देखो ऐसे लोग अब गिरफ्तार किए जाते, एक मैसेज देते सख्त सरकार की तरफ से कि अब ये नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। सुनील जी। संजय जी बहुत अच्छा सवाल किए। अब मैं इस बारे में ज़रा आरपी से कहना चाह रहा हूं, जो सांसद बेटे की आप चर्चा कर रहे हैं, ये हाई प्रोफाइल मामला था आरपी सिंह जी, इसलिए चर्चा में आ गया। ऐसे दर्जनों केस PGI मेडिकल कॉलेज में रोज होते रहते हैं और अफसोस साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हम नहीं, हमारे जैसे दर्जनों हमारे खबरनवीस भाई प्रमुखता से खबरों को, कोई समाचार पत्र ऐसा जिसमें न प्रकाशित होता हो। लेकिन ये अगर कहूँ अंधी बहरी सरकार तो मुझे भी कष्ट होगा। वही हो गया है कि अंधी बहरी सरकार से कहना सुनना सब बेकार। संजय जी, तुलसीदास जी ने लिखा कि जो सुन समुझ अनीति रत, जागत रहा जो सोए, उपदेश वो जगाए वो तुलसी उचित न होए। अब तो मैं यही कहूंगा कि 3 डिबेट हम लोग कर चुके हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य आज तक ठीक होने की स्थिति में नहीं आया। कोई सरकार द्वारा पहल नहीं की जा रही है। सुनील मत कीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं आप पहल करो। मेरा काम, मीडिया काम है सच्चाइयों से आपको अवगत कराना, क्योंकि लोग संविधान में, लोकतंत्र में हमको खाली इतना पावर है कि मैं अवगत करा सकता हूं, मैं किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता हूं। और अब तो इस सरकार में ऐसे आदेश कर दिए गए कि DM हमारे ऊपर भी एक्शन ले सकता है, कमिश्नर हमारे ऊपर भी एक्शन ले सकता है। मतलब मैं इस सरकार को तानाशाही कहूं, तानाशाही सरकार संजय जी तो गलत नहीं होगा। लेकिन देखिए अमित मोहन जी की आप चर्चा किए, चलिए अमित मोहन जी पत्रकार भी संविधान हत्या दिवस की तरह ही कोई एक दिवस मनाने पर मजबूर हो जाएंगे। जी, 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 वो भी आएगा। हाँ जी। RPC जी ने कहा अमित मोहन जी लोकायुक्त की जांच में दोषी पाए गए, आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो जब आपका प्रमुख सचिव, मंत्री मैं दोष नहीं दे रहा हूं संजय जी, यहाँ व्यवस्था बड़ी गड़बड़ है। जो ब्यूरोक्रेट चाह रहे हैं, मंत्री अपनी दर्द नहीं कह पा रहे हैं, इसलिए कि हम लोग कहेंगे तो चर्चा विषय बनेगा। नहीं सुनील जी, ऐसी बात है। हाँ, 1 दर्जन मंत्री ऐसे हैं जो अपने ब्यूरोक्रेट से, प्रमुख सचिव से, ACS से बहुत परेशान है। लेकिन किससे कहें, उसकी रिपोर्टिंग कहीं और है, रिपोर्टिंग कहीं और है, महकमा किसी के पास, किसी और के पास है। संभवतः अमित मोहन और ब्रजेश पाठक जी के बीच जो रार चला है ना, ये तो उसका सीधा परिणाम देखने को मिल रहा है इन तस्वीरों में। जी चलिए संजय जी, ये मुहिम मेरा जारी रहेगा जी, क्योंकि वक्त यहीं तक इजाजत दे रहा है। सुनील जी बस 2 सेकंड हम मानने वाले नहीं हैं जी, मुहिम हम चलाते रहेंगे। मैं सरकार की आंख खोलने की हमारी कोशिश जारी रहेगी। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं प्रदेशवासियों से, जैसे बाबाओं का एक रैकेट है अंधविश्वास का, ऐसे ही डॉक्टरों का भी एक रैकेट है। कोई झांसी से आ रहा, कोई मध्य प्रदेश से आ रहा, कोई कहीं से आ रहा। लखनऊ में बैठे हुए डॉक्टरों का भी एक नेटवर्क है, जो बाहर पेशेंट आते हैं बेचारे, घर मकान दुकान बेच जाते हैं। यहां से हो सकता है कभी लोगों की लाशें भी लेके जाते दिखते शहर में हमें। इसलिए इस मामले को गंभीरता सरकार को लेना चाहिए। और प्राइवेट सेक्टर में जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, एक बार निवेदन साझा इनकम टैक्स अफसरों को भेज देखिए, काउंटरों में कितना पैसा गिरा, कहां जा रहा है। लेकिन कौन करेगा संजय जी? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि स्वास्थ्य महकमा, अभी तो हम सरकारी अस्पतालों तक ही चल रहे हैं। जब निजी अस्पतालों में जाएंगे तो एक से एक बड़े खुलासे करेंगे, क्योंकि सारी खबरें हमारे पास तैयार पड़ी हैं और ये सीरीज हम लगातार जारी रखेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं, मैंने बार बार बोला है, ये पंच लाइन है हमारा, कि हम ये आवाज़ उन लोगों के लिए उठा रहे हैं जो 5 सितारा होटल के तर्ज पर चलने वाले अस्पतालों में अपना इलाज नहीं करा सकते हैं। वो बेबस है, वो लाचार है। हम आप जैसे मध्यम वर्गीय परिवार है जो सरकारी अस्पताल और सरकारी डॉक्टरों पर ही यकीन करते हैं। फिलहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है
कि ये तस्वीरें शायद बदल जाएं। इस उम्मीद के साथ हम ये आवाज़ उठा रहे हैं, ये हम सीरीज चला रहे हैं, क्योंकि जन सरोकार से सबसे अहम जुड़ाव होता है वो स्वास्थ्य महकमा का होता है। और जब स्वास्थ्य महकमे में ही जंग लग जाए तो फिर जनता जाए तो जाए कहाँ। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसकी सुरक्षा करें। जब बात हो आपके स्वास्थ्य की तो फिर समझौता कैसा। जी हाँ, आपको हर बीमारी से बचाने के लिए आ गया है एराइज हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ सनराइज हॉस्पिटल एंड फाउंडेशन, जहां मिलती है आपको ICU, NICU की सुविधा, बेहतरीन मेडिकल इक्विपमेंट्स, वो भी 24 घंटे मेडिकल सुविधा के साथ, वो भी अनुभवी डॉक्टर्स की देखरेख में। आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी, बेहतर इलाज वो भी अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। भारत हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको बेहतर हेल्थ फैसिलिटी, 24 घंटे इमरजेंसी वार्ड की सुविधा, डॉक्टर आलम खान कंसल्टेंट फिजिशियन, डॉक्टर तम्मार अली कंसल्टेंट फिजिशियन, पता तहसीनगंज चौराहा, हरदोई रोड, लखनऊ। फोन नंबर 9185876246, 918577092786। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज। हिंद हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको ICU, NICU की सुविधा। नोट, आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध। ICU और NICU की सुविधा, दिल का ऑपरेशन छोड़कर बाकी सारे ऑपरेशन की सुविधा आयुष्मान कार्ड से भी उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से मोतियाबिंद का ऑपरेशन और आंख की जांच फ्री में होती है। हर महीने के आखिरी बुधवार को गरीबों और जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उनका फ्री में इलाज वो ऑपरेशन करते हैं। पता नियर महर्षि यूनिवर्सिटी, भिटली तिराहा, IIM रोड, लखनऊ। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसकी सुरक्षा करें। जब बात हो आपके स्वास्थ्य की तो फिर समझौता कैसा। जी हाँ, आपको हर बीमारी से बचाने के लिए आ गया है लखनऊ नेशनल हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको ICU और NICU की सुविधा, बेहतरीन मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ, वो भी 24 घंटे मेडिकल सुविधा के साथ, वो भी अनुभवी डॉक्टरों की देखरेख में। पता नेशनल कॉम्प्लेक्स नियर सुन्नी इंटर कॉलेज, टुंडियागंज, लखनऊ। मोबाइल नंबर 7991223441। अब आपका सपना भी होगा साकार, प्रदेश की राजधानी में आपका भी होगा घर बार पारिजात इंफ्रास्टेट के साथ। आज ही खरीदे अपने सपनों का आशियाना, मल्हार स्टेशन रोड, विकल्प खंड, गोमती नगर में, वो भी बिल्कुल आसान किश्तों में। 50% की धनराशि देकर तुरंत कराएं रजिस्ट्री। शेष बची राशि का भुगतान 3 साल की आसान किश्तों में करें। रेसिडेंशियल से लेकर कमर्शियल तक हर तरह के प्लॉट उपलब्ध हैं। परिवार के खुशहाल भविष्य के लिए आज की तैयारी बेहद जरूरी। जमीन में छोटा सा निवेश भविष्य में देगा फायदा विशेष। तो आज ही आएं और तुरंत करें पारिजात इंफ्रास्टेट के साथ जमीन में निवेश। माँ चंद्रिका देवी हॉस्पिटल, आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। सभी बीमारियों का बेहतर इलाज, 24 घंटे ICU और NICU ट्रीटमेंट की व्यवस्था, आँख की फ्री जांच समेत आयुष्मान कार्ड की भी सुविधा उपलब्ध। नमस्कार, मैं डॉक्टर गायत्री सिंह, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, माँ चंद्रिका देवी अस्पताल। हमारे दोनों अस्पताल में आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क इलाज सुविधा चालू हो गई है। इस सुविधा की लाभ जरूर उठाइए। BKT कोल्ड स्टोरेज के सामने बख्शी का तालाब, लखनऊ। हमारा दूसरा पता है 6 नंबर ट्यूबवेल के पास, भोली गांव, बख्शी का तालाब। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट, अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से, और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। प्रयागराज में पहली बार जर्मन टेक्नोलॉजी तकनीक के द्वारा महिलाओं की शारीरिक और मानसिक तकलीफों से छुटकारा पाए। शकुंतला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पता 3B ताशकंद मार्ग, सेंट जोसेफ कॉलेज के सामने, निकट भार्गव बुक डिपो, प्रयागराज। BabaSahebShadi.com,
ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा प्रयागराज। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 6938822172। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से एक अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, लेप्रोस्कोपी सर्जरी जैसे गॉल ब्लैडर, हार्निया, किडनी स्टोन का आधुनिक विधि द्वारा उपचार किया जाता है। अदिति हॉस्पिटल, जहां मिलता है आपको बेहतरीन इलाज अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता आलापुर, लखनऊ रोड, पोस्ट हेड ऑफिस, बाराबंकी। फोन नंबर 05248297631, 8707381354, 7912120078। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाईकोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। अब हर किसी के घर में गूंजेगी बच्चों की किलकारियां। निसंतान को भी मिलेगा अब संतान का सुख। जी हाँ, बांझपन से अगर आपको भी चाहिए छुटकारा तो आज ही आइए सायरा हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। डॉक्टर निजामुद्दीन कासमी, सेक्स रोग विशेषज्ञ, हर्बल दवाओं के द्वारा गुप्त रोग और बांझपन के सफल उपचार की 100% गारंटी। पता बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। यदि कला को आप पसंद करते हैं, अगर आप प्रिंट की इस आधुनिक दुनिया में हाथों की कला का हुनर समझते हैं, तो फोटो आर्टिस्ट आरुषि वर्मा से अपना मनपसंद और शानदार स्केच और फोटो बनवाएं। पता अशरफ विहार कॉलोनी, चिन्हट, लखनऊ। न्याय करने वाले से बड़ा न्याय दिलाने वाला होता है, इसीलिए जब आप चुने लॉ का प्रोफेशन तो भीमराव अंबेडकर लॉ कॉलेज ही है सबसे बेहतर विकल्प। यहाँ प्रिंसिपल डॉक्टर अवनीत कुमार और डायरेक्टर VG गोस्वामी के सानिध्य में आपके बच्चों को मिलती है बेहतर शिक्षा। तो आज ही आए भीमराव अंबेडकर लॉ कॉलेज। एडमिशन ओपन। पता हरिकंज गढ़ी, रायबरेली रोड, लखनऊ। सुनीता होम केयर सेंटर, जहां रखा जाता है पेशेंट से लेकर बच्चों तक का ख्याल। पता मटियारी, विधायक चौराहा, चिन्हट, फैजाबाद रोड, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9125179740, 9219470312। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर